primarily by vein and not by heart itself. तो ये वही लाइन यूज की हुई है और इसका मैकेनिज्म होता है जो हम पीछे 2-3 दफा हमने डिस्कस कर लिया, फ्रैंक स्टार्ली मैकेनिज्म। अच्छा, इसके अंदर एक चीज लिखी हुई है वेरिकोज वेन्स। वेरिकोज वेन्स क्या होती हैं? जो हमारे पास नॉर्मल वेन्स होती है ना, उसके अंदर कुछ वाल्व्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि ब्लड को वापस नहीं आने देते, ब्लड को एक ही डायरेक्शन में उसका फ्लो बनाए रखते हैं। ठीक है। अब क्या होता है कि अगर वो वाल्व जो है ना वो किसी भी वजह से इनकॉम्पिटेंट हो गए हैं, यानी वो नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं कर रहे, तो क्या होगा कि जो ब्लड है आपका किसी एक पार्ट के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, स्पेशली लेग्स के अंदर। ठीक है। तो जब एक्यूमुलेशन हो जाएगी तो एक लार्ज सा बल्बस प्रोट्रूजन्स बन जाएंगे स्किन के नीचे, जो आपकी लोअर लेग होती है ना उसके पीछे बिल्कुल इंटायर जो आपकी स्किन के साथ जो है वो एक वेन्स उभरी उभरी सी नजर आना शुरू हो जाती हैं, उनको हम बोलते हैं वेरिकोज वेन्स। और दूसरा जो डीप वेन थ्रोम्बोसिस जो डेल्टा ऑप्शन में लिखा हुआ है वो क्या होता है, वो भी वेरिकोज वेन्स की वजह से ही है। बेसिक क्या होता है कि अगर कोई पेशेंट है बेड रिडन है, वो चल फिर नहीं सकता, उसकी कोई इतनी मस्कुलर एक्टिविटी नहीं है, तो उसकी जो वेन्स हैं उसके अंदर ब्लड एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, और अगर बहुत देर तक एक्यूमुलेटेड रहेगा तो वहाँ पे थ्रोम्बोसिस यानी ब्लड क्लॉट्स बनना शुरू हो जाएंगे। तो इन टर्मिनोलॉजीज का ये मतलब है। ठीक है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर है 14। इसके अंदर उसने क्या लिखा है कि हाई कार्डियक आउटपुट कुड बी रिजल्ट ऑफ, किस वजह से जो है कार्डियक आउटपुट इंक्रीज, जो कार्डियक आउटपुट है वो हाई हो सकता है, क्या वजह हो सकती है उसकी? फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है बेरी। ये एक डिजीज है, इसमें होता है क्या है कि विटामिन जो है ना B1 जिसको विटामिन थायमीन बोलते हैं उसकी इनसफिशिएंट क्वांटिटी होती है, हम उसको खाने में बहुत कम लेते हैं, हमारी डाइट के अंदर विटामिन B1 जो है वो बहुत कम यूज हो रहा होता है। अब इसमें क्या होगा, अगर हम बहुत कम यूज कर रहे हैं तो जो हमारे जो सेल्स हैं उनका सेलुलर न्यूट्रिएंट्स जो है वो यूटिलाइज होना शुरू हो जाएगा। लैक ऑफ विटामिन की वजह से क्या होगा, जो टिश्यूज की एबिलिटी है न्यूट्रिएंट्स की या लोकल टिश्यू वो हमारे बाकी न्यूट्रिएंट्स यूज करना शुरू हो जाएंगे। इस वजह से क्या होगा, पेरिफेरल वेजोडाइलेशन हो जाएगी। डायलेशन होने की वजह से रेजिस्टेंस कम होगी, वीनस रिटर्न ज्यादा होगा, आउटपुट जो है वो नॉर्मल से 2 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी, वो ट्वाइस द नॉर्मल हो जाएगी। तो बेरी की रीजन क्या होती है कि उसके अंदर विटामिन B1 की डेफिशिएंसी होती है आपकी डाइट के अंदर, तो इसकी वजह से कार्डियक आउटपुट जो है वो इंक्रीज कर जाता है। फिर एवी शंट लिखा हुआ है। अब एवी शंट क्या होता है कि शंट का मतलब होता है बेसिकली दो वेसल्स हैं और वो आपस में फ्यूज कर गए हैं किसी भी पॉइंट के अंदर, वो एबनॉर्मली कम्युनिकेट कर रही हैं। ठीक है। अब अगर कोई आर्टरी का वेन के साथ कम्युनिकेशन हो जाता है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो जाता है, कोई शंट बन जाता है, तो क्या होगा कि इस चीज से पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है ना वो बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि डायरेक्टली ब्लड फ्लो कर रहा है तो रेजिस्टेंस उसको मिलेगी नहीं। रेजिस्टेंस कम होने की वजह से क्या होगा, वीनस रिटर्न ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा वीनस रिटर्न उतना ज्यादा कार्डियक आउटपुट। तो बेरी की वजह से भी कार्डियक आउटपुट इंक्रीज कर गया, एवी शंट की वजह से भी। और एनीमिया में क्या होता है कि जो ब्लड है ना वो कम, आपका जो ब्लड नॉर्मल लेवल से डिक्रीज कर जाता है, तो हार्ट की एक्टिविटी को नॉर्मल रखने के लिए कार्डियक आउटपुट और वीनस रिटर्न को इंक्रीज करने किया जाता है, हार्ट की पंपिंग जो है उसको जो है स्ट्रॉन्गर किया जाता है ताकि जो ब्लड है वो हार्ट तक नॉर्मल पहुंचे। क्वांटिटी कम होने के बावजूद हम हार्ट पे कोई रिस्क नहीं ले सकते, तो इसीलिए वहां पर भी कार्डियक आउटपुट जो है वो इंक्रीज किया जाता है। तो इन तीनों कंडीशंस के अंदर ही जो आपका कार्डियक आउटपुट है वो इंक्रीज करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन वाज डेल्टा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है करेक्ट फॉर्मूला ऑफ, किसी ने कुछ पूछा है? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 में एक फॉर्मूला ऑफ मीन आर्टीरियल प्रेशर के बारे में उसने पूछा हुआ है। ये एक फॉर्मूला है, आपकी बुक में लिखा होगा, इसको आपने बस आइडेंटिफाई करना था कि कौन से वाला जो है वो ठीक है। तो किसी को पता है कौन से ठीक है? डी ऑप्शन। जी, डेल्टा ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। उसमें क्या होता है कि डायस्टोलिक प्रेशर को आप प्लस करते हो 1/3 ऑफ द पल्स प्रेशर। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 में है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पेरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स। अच्छा, अब यहाँ पे ना 4 ऑप्शंस दिए हुए थे और इनका सीक्वेंस आपने करेक्ट सीक्वेंस बताना था कि पहले कौन सी चीज होती है।
अब बेरोरिसेप्टर का फंक्शन अगर आप लोग को याद हो तो उसके आप रेफरेंस से आप यूज कर सकते हो इसको। अब बेरोरिसेप्टर ने बेसिकली काम क्या करना होता है, ब्लड प्रेशर की रेगुलेशन करनी होती है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अगर फॉर एग्जांपल कोई ब्लड प्रेशर जो है वो या बहुत कम हो गया है या बहुत ज़्यादा है, तो ये उसको डिटेक्ट करेगा और उसकी करेक्शन करेगा, ठीक है। नॉर्मल क्या है, इसके अंदर हम 2 चीज़ें पढ़ते हैं, कैरोटिड साइनस बेरोरिसेप्टर्स और आयोटिक बेरोरिसेप्टर्स पढ़ते हैं। जब आपका जो ब्लड प्रेशर है ना वो 60 टू 180 से अबव चला जाएगा, 60 टू 180 की रेंज में है यानी 60 से अबव जाएगा तो आपकी कैरोटिड साइनस बेरोरिसेप्टर्स जो है वो एक्टिवेट होंगे। और अगर वो 0 टू 60 की रेंज में है यानी नॉर्मल 60 से नीचे है तो आपके आयोटिक बेरोरिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे। और इन दोनों ने करना क्या है, उसको नॉर्मल वैल्यू की तरफ लेकर आना है। अब फॉर एग्जांपल आपका जो सेट पॉइंट है वो डिक्रीज हो गया, जो आपको ब्लड प्रेशर की वैल्यू है वो नॉर्मल से कम हो गई है, तो हम क्या करेंगे, जो बेरोरिसेप्टर्स है वो एक सीक्वेंस सबसे पहले क्या करेगा, वो हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा। कैसे, सिंपैथेटिक एक्टिविटी को एक्टिवेट करा के हार्ट रेट इंक्रीज करेगा। सेकंड चीज को वो कहेगा कि फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन जो है हार्ट की उसको इंक्रीज करेगा। फिर क्या करेगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्टेरियोल्स करेगा और लास्टली कंस्ट्रक्शन ऑफ वेन्स है। और जब ये सारा सीक्वेंस कंप्लीट होगा तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल हो जाएगा। तो इसमें सीक्वेंस बीटा जो है वो करेक्ट ऑप्शन थी। ओके, नेक्स्ट थिंग 17 है, इंक्रीज्ड आर्टीरियल प्रेशर इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज्ड वॉल्यूम इज करेक्टेड। इसको क्या बोलते हैं, इस रिफ्लेक्स का नाम होता है ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स। यानी अगर वॉल्यूम के इंक्रीज होने की वजह से अगर आर्टीरियल प्रेशर इंक्रीज कर रहा है तो एक रिफ्लेक्स काम करेगा, वो उसको नॉर्मल की तरफ वापस लेकर आएगा। इसको बोलते हैं बैंड ब्रिज रिफ्लेक्स, ठीक है। जो इसके अंदर बाकी टर्मिनोलॉजीज हैं जैसे कुशिंग रिएक्शन है, इसमें क्या होता है कि जो आपका सीएसएफ है ना, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, उसका जो प्रेशर है वो इंक्रीज कर जाता है। अब उसके प्रेशर इंक्रीज करने की वजह से क्या होगा कि अगर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है तो वो आर्टरीज को कंप्रेस करेगा। आर्टरीज अगर कंप्रेस हो गई तो हमारे ब्रेन को ब्लड सप्लाई नॉर्मल नहीं जा रही, यानी उसकी फंक्शनिंग में प्रॉब्लम होगी। उसको कंट्रोल करने के लिए क्या होता है कि हम सीएनएस का जो इस्केमिक रिस्पॉन्स होता है उसका प्रेशर इंक्रीज, जो आर्टीरियल प्रेशर है ना उसको वापस नॉर्मल की तरफ लेकर आना होता है ताकि ब्लड का जो फ्लो है ब्रेन की तरफ वो नॉर्मल रहे। इस चीज को बोलते हैं इस कुशिंग रिएक्शन। यानी सीएसएफ की रिएक्शन, सीएसएफ का प्रेशर इंक्रीज करने की वजह से जो आर्टरीज कंप्रेस हो गई थी और पूरे के पूरे ब्रेन को जो ब्लड सप्लाई था वो कट ऑफ हो गया था उसका, तो ये इनिशिएट करेगा, ये आर्टीरियल प्रेशर को इंक्रीज करेगा ताकि आर्टरीज का प्रेशर नॉर्मल से ज्यादा हो, सीएसएफ से के प्रेशर से ज्यादा हो और वो नॉर्मली ब्लड को पूरा सप्लाई दोबारा करे। रेनिन एंजियोटेंसिन का पूरा मैकेनिज्म है वो, अगर आप लोग को याद हो, वो किडनी से एक हार्मोन रिलीज होता है और ये भी क्या करेगा, ब्लड प्रेशर को ही रेगुलेट कर रहा होता है। इसका मैकेनिज्म कैसे होता है कि किडनी से पहले जो है प्रोरेनिन रिलीज होता है इनएक्टिवेटेड फॉर्म में, वो एक्टिवेटेड रेनिन करेगा, रेनिन एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट होगा, एंजियोटेंसिन टेंसिनोजन सॉरी एंजियोटेंसिनोजन को एक्टिवेट करके वो उसको ब्रेक डाउन करके एंजियोटेंसिन 1 करेगा, एंजियोटेंसिन 1 से 2 होगा। और इन सब ने करना क्या है कि आपका जो ब्लड प्रेशर है उसको रेगुलेट करना होता है। ब्लड प्रेशर जो रेनिन सिस्टम है, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, वो किडनीज के थ्रू आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट कर रहा होता है। 2 चीज़ें करवा सकते हैं, पहले ये कि जो वाटर या सॉल्ट्स हैं उनको रिटेन कर ले, अगर तो डिक्रीज प्रेशर है तो वो रिटेन कर ले सॉल्ट्स और वाटर को। दूसरा वेजो कंस्ट्रक्शन करा दे, तो इनसे क्या होगा कि डिक्रीज आर्टेरियल प्रेशर था तो ये इंक्रीज कर देगा। और इसी के ऑपोजिट हो जाते हैं जब हमारे पास प्रेशर के जो कंडीशन है वो ऑपोजिट होती हैं, ठीक है। मैम 16 वाला एमसीक्यूज की एक दफा स्टेटमेंट दिखा दें वो। ये लो, थैंक यू। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में है जेवीपी, वही जिस चीज़ की मैं आपको जिक्र करी थी कि जुगुलर वीनस जब हम प्रेशर मैयर करते हैं, जेवीपी मैयर करते हैं, तो उसके अंदर हमारे पास वेव आती है जिसको हम बोलते हैं एसीवी वेव, ठीक है। अब इसमें भी जो एसीवी वेव बनती है ना, उन सब का अलग अलग रीजन होता है। उसके अंदर 2 डिसेंट बन रहे होते हैं जो नीचे की तरफ आपको एक्स और वाई नजर आते हैं, ये वाला। इसमें देखो ए वेव है, सी वेव है और वी वेव है, और नीचे की तरफ एक एक्स बना हुआ है और एक वाई बना हुआ है। इन सब की अलग अलग रीजंस होती हैं।
तो आपका जो ये इन जेवीपी में उसने पूछा है वी वाई, जो वी से वाई तक है उसकी रीजन क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन वाज रैपिड फिलिंग फेज ऑफ वेंट्रिकल्स। ये सारे फेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लेना। हर किसी का जो रीजन है, एसी का होता है अप्रोक्सीमेटली पीआर, जो अल्फा ऑप्शन है ना वो एसी की रीजन है, सिग्निफिकेंस या रिप्रेजेंटेशन आप बोल लो। जो अल्फा है उसमें बताया ये एसी का होता है, और जो वेंट्रिकुलर डायस्टली है ये वी का है। इस तरह वेंट्रिकल सिस्टली जो है वो सी वी का है। तो जो आपको जो पूछा था वी वाई, वो कैसे होता है, रैपिड फिलिंग होती है वेंट्रिकल्स की। ठीक है, मैम वेंट्रिकुलर डायस्टोल किसका होता है? वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है वी का। और सिस्टोल? जो सिस्टल होता है वो सिस्टली बोलते हैं। अच्छा, सीवी का होता है, सीवी। लिखना है, मैं दोबारा सबका बता दूं एक बार। मैंने लिख लिया। ओके, इट्स ओके। चलो ठीक हो गया। ओके 19th में वो पूछ रहे हैं कि हार्ट, अच्छा ये बहुत इजी, आगे जो है ना बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है, आप बेशक खुद आंसर करते जाओ इसको। जो हार्ट है उसको ब्लड कैसे मिलता है, थिबेसियन वेन से, एंटीरियर राइट कोरोनरी आर्टरी से। हाँ वेरी गुड, राइट और लेफ्ट एंड लेफ्ट कोरोनरी कोरोनरी आर्टरी से। आर्टरीज। वेरी गुड। ओके 20 में एक लंबी चौड़ी सी डेफिनेशन है और उसका बताना कि इसका क्या एक्सप्लेन किया हुआ है। उसने बोला है कि जब हार्ट इनकेपेबल हो गया है सफिशिएंट फोर्स से, वो पंप नहीं कर सकता ब्लड इन द पेरिफेरल आर्टीरियल ट्री, कार्डियक फेलियर हो गया है, पेरिफेरल टिश्यूज की डेथ हो गई है। इस ये पूरी डेफिनेशन इतनी बड़ी जो है वो किस चीज की डेफिनेशन है? क्या ये कोरोनरी शॉक है, क्या ये कार्डियोजेनिक है, क्या ये कार्डियक है, ये सारा कुछ है? सारा कुछ। जी ये सारा कुछ है, ये एक ही चीज है कि डिफरेंट डिफरेंट नाम है। तो ये डेफिनेशन बेसिकली ये सबकी ही एक्सप्लेन की हुई है, ये सबको ही बोलते हैं, ये सारी जो नाम है ये एक ही चीज के हैं। ठीक है, अब जो 21 है दैट इज शॉक रिजल्टिंग फ्रॉम बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अब हमने बता दिया शॉक होता क्या है, सेप्टिक। 20 में हमने बता दिया शॉक। हाँ वेरी गुड, सेप्टिक शॉक है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होता है। कोई अच्छा सा बच्चा मुझे बता दे एनाफाइलेक्टिक कैसे होता है, उसकी रीजन क्या होती है? एलर्जिक रिएक्शंस में वेरी गुड। और एंटीजन कार्डियोजेनिक क्या होता है? बेसोफिल्स वगैरह, एंटीजन। हम्म एंटीजन ई हो हम्म सकती है। और हम्म बेसोफिल्स वगैरह, उनकी वजह से होता है। और कार्डियोजेनिक में क्या होता है? हार्ट पंप नहीं कर रहा ठीक तरीके से, उसका जो फंक्शन है वो लॉस हो गया। और हम्म न्यूरोजेनिक में ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में डिसऑर्डर्स वगैरह उसकी वजह से होता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अच्छा न्यूरोजेनिक में ना एक और चीज है कि जब आपका बेसिकली काम क्यों नहीं कर रहा, जब आपका ब्लड वॉल्यूम है ना उसमें कोई लॉस नहीं हुआ। न्यूरोजेनिक में आप देख लो कि आपका ब्लड वॉल्यूम में कोई कुछ भी कमी नहीं आई कि कम हो गया इस वजह से, ऐसी बात नहीं है। इसमें क्या होता है कि जो आपका वेजोमोटर टोन है ना, मसल टोन है, वो लॉस हो जाती है, सडनली लॉस हो गई। अब उसकी वजह से जो प्रेशर लॉस हो गया तो हमारे पास हार्ट को जो है कम्प्लीटली ठीक तरीके से उसको ब्लड सप्लाई नहीं हो रही उसकी। ठीक है, तो ये न्यूरोजेनिक में होता है कि वेस्कुलर मसल टोन जो है ना, वेजोमोटर टोन, वो भी लॉस हो जाती है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 22 में उससे पूछा विच ऑर्गन रिसीव लेस ऑक्सीजन ड्यूरिंग एक्सरसाइज। किडनीज। क्योंकि बाकी जो ऑर्गन यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं वो तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि उनकी एक्टिविटी सबसे ज्यादा हो रही होती है उस टाइम पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 में बोल रहा है कि प्रोलॉन्ग्ड हाइपरटेंशन वुड प्रोड्यूस चेंजेस। ये आपका ना ये पास्ट पेपर से क्वेश्चंस हैं, ये जो अभी मैं बोल रही हूँ, ऊपर ऑक्सीजन वाला भी पास्ट पेपर का था और अभी जो प्रोलॉन्ग्ड हाइपरटेंशन वाला है वो भी पास्ट पेपर का है। तो जो अगर हाइपरटेंशन स्टेट है वो बहुत ज्यादा देर के लिए रह रही है तो वो किस किस स्ट्रक्चर में चेंज प्रोड्यूस करेगी? तो सारे स्ट्रक्चर्स में ही है, मायोकार्डियम में भी है, फंडस ऑफ आइज में भी है, किडनीज में भी है। तो ये इसका ऑप्शन इज डी, डेल्टा इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अच्छा अब 24 में उसने पूछा है, ये आपके अगेन हार्ट की साउंड से रिलेटेड है, कुछ कॉर्टिकॉफ रूल्स जो साउंड प्रोड्यूस होती हैं ये किस वजह से होती हैं? तो बेसिकली ये होता क्या है कि जब किसी पैसेज के अंदर कोई रुकावट हो रही होती है ना, उस वजह से ये साउंड प्रोड्यूस होती है। तो इसमें जो चार्ली ऑप्शन है ना, जो टर्बुलेंट फ्लो है ब्लड फ्लो का, ब्लड का थ्रू द आर्टरी, उस वजह से ये साउंड प्रोड्यूस होती है। यानी जब आपको नॉर्मल फंक्शन में थोड़ा सा रुकावट फील होती है तब ये साउंड प्रोड्यूस होती है। ओके, क्वेश्चन 25 में वो बोल रहा है कि व्हाट अकर्स ड्यूरिंग सिस्टली। ये बेसिक क्वेश्चन उससे पूछे कि सिस्टली में क्या होता है, जो वेंट्रिकल्स हैं वो कंट्रैक्ट करते हैं। ठीक है,
अच्छा, जो ये लास्ट वाले 5 क्वेश्चंस है ना, ये भी आपके पास्ट पेपर्स में से हैं, तो ये भी नोट कर लेना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 26 में बोल रहा है कि इंक्रीज प्रेशर विद कैरोटिड साइनस कॉज क्या करेगा? ब्रैकिकार्डिया। हाँ जी, ब्रेडिकार्डिया करेगा, रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया। क्वेश्चन 7 में है मेजर रिजर्वायर ऑफ एक्स्ट्रा ब्लड। ये जो हम ऊपर पढ़ कर आए थे कि अगर कोई एक्स्ट्रा वॉल्यूम ब्लड का है तो वो कहाँ पे जो है वो रिजर्वायर कौन एक्ट करेगा एज रिजर्वायर, वो ब्लड सारा कहाँ पे स्टोर होगा? वेन्स के अंदर। वेन्स। वेरी गुड। अच्छा, 28 में क्वेश्चन है द पार्ट विद हाईएस्ट कंप्लायंस। अगेन वही चीज को वो घुमा के पूछा हुआ है कि सबसे ज्यादा कंप्लायंस किस चीज की है? वेन्स की। वेन्स में। क्वेश्चन 28 में वो कह रहा है कि अच्छा ये 228 है यहाँ पे। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द फास्टेस्ट। अच्छा, सबसे ज्यादा फास्ट जो चीज कैपिलरी वॉल को क्रॉस करती है वो कौन सी चीज होती है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। वेरी गुड, ऑक्सीजन। हाँ जी, ऑक्सीजन सबसे फास्ट ट्रैवल करती है उसके थ्रू। अच्छा, 30 वाला देखो, द नॉर्मल पेस मेकर। अगेन ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है। नॉर्मल पेस मेकर ऑफ द हार्ट इज SA नॉट। ऐसे नोट। जो पहले क्वेश्चन थे वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड थे, वो मैंने गाइडेंस से बनाए थे, थोड़े कॉन्सेप्चुअल थे इसीलिए। और लेकिन जो आपके पास्ट पेपर्स में इजी क्वेश्चन थे फिर मैंने एंड पे वो डाल दिए थे। अभी किसी ने कुछ पूछना है? हम 29 MCQ बड़ा पा दे। अच्छा, 29 ना आपको दिया हुआ था ये वाला, ऑक्सीजन वाला मैंने आपको दिया था। यहाँ पे जो 28 मेंशन हुआ है ना, यहाँ पे गलती से 2 28 मेंशन हुए हैं, यानी मेरे 31 एमसीक्यूज मेरे पास आ रहे हैं, आपको 30 ही एमसीक्यूज आए थे। लेकिन उसके अंदर भी मैं आपको यहाँ का जो 29 है वो भी समझा देती हूँ। उसमें क्या होता है कि आपका जो सर्कुलेटरी बेड है उसके अंदर सबसे ज्यादा क्रॉस सेक्शन किस चीज का बनता है? देखो, जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर आपको इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर याद हो तो उसके अंदर काफी सारे विलस बने होते हैं। एक टॉवल के हम एग्जांपल देते हैं कि उसके अंदर इतना सारा सरफेस एरिया वो इतनी छोटी सी जगह पे कवर कर लेता है। इसी तरह जो कैपिलरीज होती हैं वो भी ऐसे स्ट्रक्चर्स बने होते हैं कि वो बहुत ज्यादा कैपिलरीज जो है ना वो ऐसे कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाती हैं। तो अगर हम इसका सरफेस एरिया देखें तो सॉरी क्रॉस सेक्शन देखें तो वो सबसे ज्यादा कैपिलरीज का होता है। लेकिन ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको दिया नहीं था, आपको ना ऊपर वाला दिया हुआ था कि सबसे फास्टेस्ट जो है वो कैपिलरी वॉल जो है वो कौन क्रॉस करता है, तो दैट वाज ऑक्सीजन। ठीक है, यस मैम। इसके अलावा किसी ने कुछ पूछना है? फिर मैं मीटिंग एंड कर दूं।